नमस्कार फ्रेंड्स, आपका फिर से एक बार स्वागत। पिछले वीडियो में हमने ऑटिज्म के जो सिम्टम्स होते हैं वो क्या होते हैं, ऑटिज्म कैसे डायग्नोस करते हैं, उसके बारे में चर्चा की। इस वीडियो में हम ऑटिज्म का कैसे ट्रीटमेंट करते हैं उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो एक बार क्लिनिकली डॉक्टर ने ऑटिज्म डायग्नोस किया तो बच्चों का फर्दर इवैल्यूएशन किया जाता है, तो जिसमें बच्चों को जो कुछ एसोसिएटेड इश्यूज होते हैं वो कुछ इश्यू है क्या, क्योंकि ऑटिज्म के बच्चों को बाकी सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। किसी बच्चों को एपिलेप्सी होता है तो इसलिए ईईजी किया जाता है, किसी बच्चों को स्लीप प्रॉब्लम्स होते हैं, किसी को फीडिंग प्रॉब्लम्स होते हैं, किसी को गट प्रॉब्लम्स होते हैं, किसी बच्चों को सेंसरी इश्यूज होते हैं। तो कुछ बच्चों को न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी रहते हैं, उसके हिसाब से कुछ ब्लड टेस्ट किए जाते हैं। ऑटिज्म बच्चों को यूजुअली उनका हियरिंग नॉर्मल होता है, लेकिन किसी बच्चों का जो स्पीच डिले है तो उनका हम यूजुअली हियरिंग इवैल्यूएशन करते हैं, उसमें ओई या बेरा नाम की टेस्ट होती है वो करते हैं। किसी बच्चों को झटके आ रहे हैं, मीन्स फिट्स हैं, या फिर किसी बच्चों को कुछ हमको न्यूरोलॉजिकल फाइंडिंग्स लगे तो हम उनका एमआरआई करते हैं। यूजुअली सभी बच्चों का एमआरआई करने की जरूरत नहीं रहती, लेकिन हमको लगा, डाउट लगा तो हम एमआरआई करते हैं। और किसी बच्चे को हमको लगा कि इसको कुछ जेनेटिक इश्यूज हो सकते हैं, जेनेटिक प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, तो हम उसके हिसाब से उसकी जेनेटिक टेस्ट करते हैं। यदि पेरेंट्स का शादी रिश्ते में हुआ है, हम उसको कॉन्sanguineous मैरिज बोलते हैं। या फिर पहले किसी बच्चे को न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स है, हमको लगा कि इसको भी जेनेटिक प्रॉब्लम्स होते हैं, या फिर पेरेंट्स को चाहिए कि किस वजह से हुआ है, या फिर हमारे नेक्स्ट प्रेगनेंसी में भी बच्चे को होने के चांसेस है क्या, वो पता करना है, तो हम फिर कुछ जेनेटिक टेस्ट करते हैं। तो यूजुअली यदि ये टेस्ट हो जाए और डायग्नोसिस कंफर्म हो जाए तो यूजुअली हम फिर बच्चों का ट्रीटमेंट शुरू करते हैं। और मैंने आपको बोला कि जितना जल्दी आप बच्चों का डेवलपमेंट ट्रीटमेंट शुरू किया तो फिर उतना जल्दी वो नॉर्मल होने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि बच्चों का ब्रेन फर्स्ट 5 ईयर्स में बहुत फास्ट डेवलप होता है। मीन्स 3 ईयर में ऑलमोस्ट 80 to 85% और 5 ईयर्स में ऑलमोस्ट 90% डेवलप होता है। तो हम उसको, ब्रेन को हम बोलते हैं कि इसका ब्रेन प्लास्टिक है, ये मोल्डेबल है, उसको हम मोल्ड कर सकते हैं, उसको ट्रेन कर सकते हैं। यदि उसमें कुछ प्रॉब्लम है, उसके कनेक्शन में प्रॉब्लम है, तो नए कनेक्शन फॉर्म करने के लिए हम बाहर से उसके ब्रेन को हम अलग अलग तरीके से उसको स्टिमुलेट कर सकते हैं। तो ब्रेन प्लास्टिक होता है, मोल्डेबल होता है, और जितना जल्दी ट्रीटमेंट करे उतना वो जल्दी मोल्ड होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। इसलिए अर्ली इंटरवेंशन, अर्ली डिटेक्शन और अर्ली इंटरवेंशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो हम ऐसे बच्चों को जो ब्रेन है, तो ऐसा कहा जाता है कि ऐसे बच्चों का ब्रेन इन्फ्लेम्ड होता है, मीन्स इन्फ्लेमेशन बहुत ज़्यादा होता है। और ये इन्फ्लेमेशन बिकॉज ऑफ डाइट पैटर्न्स, एनवायरमेंटल पोल्यूशंस, उसके वजह से होता है। तो जितना ज़्यादा ब्रेन का इन्फ्लेमेशन हम कम करें तो उसके तरफ हम पहले डाइट पे ध्यान देते हैं। तो बच्चों का जो हमने पाया है कि कुछ बच्चों का डाइट यदि उसमें मॉडिफाई किया तो बहुत सारे ऑटिज्म के सिम्टम्स कम हो जाते हैं और उनका इंटरेक्शंस बढ़ जाता है। तो कौन सी चीज़ें ब्रेन के लिए हानिकारक है और कौन सी चीज़ें ब्रेन के लिए अच्छी है, तो उसका हम पहले डिस्कस करेंगे। तो हम जब ऑटिज्म डायग्नोस होता है तो हम पेरेंट्स को बताते हैं कि कुछ चीज़ें आप धीरे धीरे कम करके पूरा बंद कीजिए। फर्स्ट रहता है शुगर। जो शुगर है, तो मैं तो कहूँगा कि शुगर इज़ वन ऑफ द डेडलीस्ट पॉइजन ऑन द अर्थ। क्या होता है कि जो शुगर है वो तो कॉमनली अवेलेबल होता है। कभी भी अच्छा कुछ फेस्टिवल रहा तो हम शुगर खाते हैं, खुश रहा तो शुगर खाते हैं, गम रहा तो शुगर खाते हैं। और ये शुगर हमारे शरीर में शुगर बढ़ाती है, इंसुलिन बढ़ाती है, और जनरलाइज इन्फ्लेमेशन इंक्लूडिंग ब्रेन को इन्फ्लेमेशन करती है। तो जो बच्चे ऑटिज्म है उनको तो हम पूरा शुगर बंद करने को बोलते हैं। शुगर की जगह आप नेचुरल जो स्वीट रहता है, मीन्स आप उसको जो फ्रूट्स रहेंगे या फिर डेट्स रहेंगे तो ये दे सकते हैं। लेकिन जो शुगर है और जो शुगर से बनाई हुई चीज़ें रहती हैं, यानी आइसक्रीम है या स्वीट्स है या कुछ भी चीज़ें घर में बनी हुई है, तो हम वो उनको अवॉइड करने को बोलते हैं। दूसरी चीज़ मीन्स मिल्क। अभी बहुत सारे पेरेंट्स को मैं बोलता हूँ कि मिल्क बंद कर दो तो फिर वो बहुत थोड़ा आश्चर्यचकित हो जाता है कि मैं क्या बोल रहा हूँ, कुछ ऐसा बोल रहा हूँ कि अलग ही बोल रहा हूँ। तो बहुत सारे रिसर्च में पाया गया है कि जो गाय का दूध रहता है, तो वो गाय का दूध एक गाय के बच्चे के लिए बनाया रहता है। ओके। और ह्यूमन का मिल्क ह्यूमन के बच्चे के लिए रहता है। तो जो गाय का दूध है उसकी जो डाइजेस्ट करने की जो एंजाइम्स रहती है, और जो सिस्टम रहता है गट में,
वो गाय के बच्चे के पेट में भगवान ने या नेचर ने दिया होता है। वो ह्यूमन के गट में वो जो एंजाइम्स है वो नहीं दिए होते हैं। दूसरी चीज, गाय का बच्चा जब बच्चा छोटा ही रहता है तब भी दूध पीता है, जब थोड़ा बड़ा होता है तो दूध पीना वो भी बंद करता है। लेकिन हम कैसे हैं कि शुरुआत से दूध पीना चालू करते थे बच्चों को, और हमेशा बड़ा होने तक भी चालू करते थे। दूसरी चीज, जो दूध अभी गाय है तो उसमें बहुत सारी मिलावट होने के चांसेस रहते हैं, और गाय को बहुत सारे हॉर्मोन्स, एंटीबायोटिक देके उसका जो मिल्क प्रोडक्शन है वो बढ़ाने की कोशिश करते हैं, तो उसके वजह से भी बहुत सारे एंटीबायोटिक, बहुत सारे हॉर्मोन्स उसके मिल्क के द्वारा वो बच्चे के पेट में जा सकते हैं। और जो मिल्क अवेलेबल है वो एडल्ट्रेटेड और या मिलावटी होने के भी बहुत सारे चांसेस रहते हैं। आजकल कुछ पता नहीं कि सब कुछ प्योर मिले। तो ये, और हमने पाया कि जो बच्चे मिल्क पीते हैं उनका गट हमेशा, मीन्स उनको लीकी गट नाम का सिंड्रोम होता है, या फिर उनमें कॉन्स्टिपेशन होता है, उनमें आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होता है। तो मिल्क ये अपना जीने के लिए तो इसेंशियल चीज तो है नहीं। वो बंद करके कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, तो वो भी ऐसी चीज नहीं है। ठीक है। तो वो बंद किया तो हमने पाया कि बहुत सारे बच्चे का मीन्स गट तो अच्छा हो जाता है। ओके। मिल्क, कुछ प्रोटीन्स की एलर्जी रहती है किसी बच्चों को, वो भी कम हो जाती है, एक्जिमा या एस्थमा वगैरह। तो ये मिल्क जो प्रोटीन रहते हैं थोड़ा इन्फ्लेमेटरी रहते हैं, तो वो इन्फ्लेमेशन करता है। यदि अपन गाय या भैंस का दूध बंद करें तो जो जनरलाइज बॉडी इन्फ्लेमेशन रहता है, वो ब्रेन का इन्फ्लेमेशन रहता है, वो कम हो जाता है। तीसरी चीज, हम उनको बोलते हैं कि गेहूं बंद करो। अभी कुछ ऐसा रिसर्च नहीं कि वो बंद करना ही चाहिए, लेकिन क्या हुआ है कि जो गेहूं है उसकी क्वालिटी चेंज हो गई है। कुछ सालों पहले, एक डेकेड्स पहले जो गेहूं मिलता था, उसके जो क्रोमोसोम है और अभी के क्रोमोसोम है डबल हो गए। ओके, मीन्स हाइब्रिडाइजेशन की वजह से उसके क्रोमोसोम डबल हो गए। दूसरी चीज, उसमें जो प्रोटीन रहता है उसको ग्लूटिन बोलते हैं, उसका स्ट्रक्चर चेंज हो गया कि हम वो डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे, या फिर उससे एलर्जी हो रही है, उससे इन्फ्लेमेशन हो रहा है। तीसरी चीज, गेहूं जिस प्रकार से हम खाते हैं तो वो बदल गया है। तो पहले कैसे जो हम ग्राउंडिंग बोलते थे जाता, तो उससे गेहूं हम उसको बारीक करते थे कि जिसमें उसका जो कवरिंग है उसके फाइबर से उसमें रहते थे, तो उसकी वजह से उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो कम होता था। लेकिन अभी हम क्या है कि हम उसको जो मिल्स रहती है, गिरनी है, वहां से उसको पूरा फाइन पाउडर बनाते हैं और उसके जो फाइबर्स वो निकाल देते हैं। तो जो फाइन पाउडर रहती है तो इट इज एज गुड एज शुगर। उससे शुगर बहुत बढ़ता है, उससे इन्फ्लेमेशन होता है। तीसरी चीज, हमने हर प्रकार के मिलेट्स खाने चाहिए। लेकिन हम सिर्फ गेहूं ही खाते हैं, तो जो ग्लूटेन का लोड है वो भी ज्यादा हो रहा है। तो हम ऐसे बच्चों को क्या बोलते हैं कि आप गेहूं कम कीजिए, और बाकी के भी जो मिलेट्स रहते हैं, ज्वारी है, बाजरी है, नाचनी है, बाकी के बहुत सारे मिलेट्स अवेलेबल है। फॉर एग्जांपल कोडो मिलेट्स, बन्यान मिलेट्स, लिटिल मिलेट्स, फॉक्सटेल मिलेट्स, ब्राउन टॉप मिलेट्स, ओके, रागी। तो ये जो मिलेट्स हैं वो, जो वैरायटी ऑफ मिलेट्स है वो ज्यादा से ज्यादा खाने चाहिए। जो मिलेट्स रहते हैं उसमें फाइबर ज्यादा रहते हैं, विटामिन मिनरल ज्यादा रहते हैं, और ब्रेन के लिए बहुत अच्छे रहते हैं, उनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम रहता है। चौथी चीज, हम उनको बोलते हैं कि बाहर की चीजें पूरी बंद करनी चाहिए। जो बाहर के पैकेज फूड्स रहते हैं वो ब्रेन के लिए हाईली टॉक्सिक होते हैं। जो चॉकलेट है, बिस्किट्स या कुरकुरे, चिप्स, वॉटेवर, जो बाहर बनती हैं चीजें, जो पैकेज रहती है, तो वो चीजें क्या करते हैं कि आपको पता है कि घर में बनी हुई चीजें कितना देर तक उसका शेल्फ लाइफ होता है, कुछ घंटे के लिए। लेकिन जो बाहर की बनी हुई चीजें वो हफ्ते महीनों टिकती है। वो क्यों टिकती है? तो उसमें से जो न्यूट्रिएंट है वो निकाला जाता है, सो दैट उसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन ना हो जाए। फिर जो न्यूट्रिएंट निकाला गया है तो फिर उसको अच्छा टेस्ट आने के लिए उसमें बहुत सारा सॉल्ट, बहुत सारा शुगर ऐड किया जाता है। वो अच्छे से दिखे उसमें बहुत सारे कलरिंग एजेंट्स डाले जाते हैं, और वो जो लॉन्ग टर्म उसका शेल्फ लाइफ हो इसलिए बहुत सारे केमिकल एज अ प्रिजर्वेटिव डाले जाते हैं कि जो ब्रेन के लिए न्यूरोटॉक्सिक रहते हैं। और ऐसी चीजें प्लास्टिक में पैक की जाती है, वो भी कार्सिनोजेनिक रहती है। सो जो पैकेज फूड है इट्स रेसिपी फॉर डिजास्टर। तो बाहर की चीजें कंप्लीटली बंद करनी चाहिए। ठीक है। और फिर ऐसे बच्चों को क्या देना चाहिए? तो हम ऐसे बच्चों को एडवाइस करते हैं कि आप उसको ग्रीन लीफी वेजिटेबल, फ्रूट्स, ओके, फ्रूट जूस की जगह जो होल फ्रूट्स है कि उसमें फाइबर्स पैक्ड रहता है, तो जिससे शुगर बढ़ती नहीं, तो होल फ्रूट्स देने चाहिए। फिर बहुत सारे जो ये रहते हैं मोड़ाए हुए कडधान्य बोलते हैं हम, जैसे चना, चौली, राजमा, ओके, तो उसमें जो प्रकार है वो देने चाहिए। स्प्राउटेड किया तो बहुत अच्छा। दालें रहती है वो देनी चाहिए। ड्राई फ्रूट्स रहते हैं अलग अलग टाइप के। ओके। फिर सीड्स, तो सीड्स बहुत इंपॉर्टेंट रहती है, जो आपके सूर्यफूल की हैं, या फिर तिल है, या फिर
पंपकिन सीड्स हैं या फिर मगज, जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप की सीड्स हैं। तो ये सीड्स जो जवस बोलते हैं, फ्लैक्स सीड्स, तो उसकी पाउडर बना के उसके खाने में देना चाहिए। तो सीड्स में बहुत सारे फैटी एसिड लाइक ओमेगा 3 फैटी एसिड्स रहते हैं, उसमें बहुत सारे विटामिन रहते हैं। तो ये चीज़ें देनी चाहिए। और मिलेट्स के बारे में तो मैंने बताया, रूट्स रहते हैं, बीट है, गाजर है, जो भी जमीन के नीचे उगती है वो चीज़ें बहुत ही ब्रेन के लिए अच्छी रहती है। ये जो मैंने डाइट बताया कि वो एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट है, ब्रेन को शांत करेगा, ब्रेन के जो डेवलपमेंट होता है उसके लिए अच्छे से एटमॉस्फेयर क्रिएट करेगा। तो ये डाइट हम देते हैं। अभी रिसर्च में ये भी पाया गया है कि हमारे गट और ब्रेन, उसमें कनेक्शन रहता है, उसको बोलते हैं गट ब्रेन एक्सिस। ओके। और एक MIT USA में रिसर्च किया गया है। उन्होंने क्या किया कि रैट्स में रिसर्च किया, और उन्होंने क्या किया कि जो रैट्स हैं उनका जो गट है, अपने जो गट रहता है उसमें ट्रिलियंस ऑफ बैक्टीरिया, वायरसेस, ओके, फंगाई, अलग अलग टाइप के जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उसको हम माइक्रोबायोटा बोलते हैं। और उनकी जो संख्या है वो हमारे जो शरीर में सेल्स है उससे 10 टाइम्स ज्यादा है। ओके। और ये जो माइक्रोबायोटा है ये हमारे मीन्स जिंदगी के लिए, नॉर्मल जीने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। उनके अलग अलग फंक्शंस रहते हैं। हम जो खाते हैं तो उसको डाइजेस्ट करने के लिए कुछ एंजाइम्स लगते हैं, वो तैयार करते हैं। हमारे शरीर की जो इम्यूनिटी है वो 70% इम्यूनिटी गट से वो डेवलप होती है। हमारे जो माइक्रोबायोटा रहता है पेट में कुछ मेटाबोलाइट्स तैयार करते हैं, वो ब्लड के द्वारा ब्रेन में जाके ब्रेन के जो हमारा जो मूड रहता है, ब्रेन का जो फंक्शंस रहता है उसको भी कंट्रोल करते हैं। ठीक है? और उसमें उनका टाइट, उनका वहाँ शील्ड रहता है, तो जो बाहर के हार्मफुल जो बैक्टीरिया रहते हैं, हार्मफुल चीजें रहती है, हार्मफुल प्रोटीन रहते हैं, उनको वो अंदर जाने नहीं देते। तो रिसर्च में ऐसे पाया गया है कि ये जो गट माइक्रोबायोटा है, यदि वो डिस्टर्ब हो गया, उसकी वजह से क्या होता है कि लीकी गट मीन्स गट का जो प्रोटेक्शन वो चला जाता है, गट लीक हो जाता है। मीन्स कुछ भी चीजें, बैक्टीरिया रहा, कुछ भी प्रोटीन्स रहा अनवांटेड, वो अपने बॉडी में, ब्लड में चला जाता है, क्योंकि ये जो नॉर्मल बैक्टीरिया है उनकी संख्या कम हो जाती है। तो ये ऐसा पाया गया है कि ऑटिज्म के बच्चों को बहुत सारा लीकी गट का सिम्टम्स भी रहता है। तो ये लीकी गट की वजह से अनवांटेड प्रोटीन्स, बैक्टीरिया शरीर में, ब्लड में जाते हैं और शरीर में इन्फ्लेमेशन क्रिएट करते हैं। तो ये जो माइक्रोबायोटा उसकी जो डाइवर्सिटी है वो कम हो गई, उसकी संख्या कम हो गई, तो उसके वजह से भी ऑटिज्म हो सकता है, ऐसे रिसर्च में पाया गया है। तो कैसे पाया गया है कि जो रैट है उनका जो गट है, उनका वो गट के पूरे माइक्रोबायोटा को उन्होंने मार दिया। फिर उन्होंने क्या किया कि जो ऑटिस्टिक चाइल्ड है उसका जो स्टूल है, तो उसका जो स्टूल है उसके गट में उन्होंने ट्रांसप्लांट कर दिया। उसको हम बोलते हैं कि फिकल गट ट्रांसप्लांट। ओके। तो ऐसा पाया गया है कि जो जो रैट्स हैं उनमें ऑटिस्टिक फीचर्स डेवलप हो गए। ओके। और फिर उन्होंने ये भी रिसर्च किया कि जो रैट्स हैं उनको ऑटिज्म फीचर्स है, उनमें यदि जो नॉर्मल बच्चा है उसका स्टूल है, उसका माइक्रोबायोटा निकल के उसके गट में डाल दिया, तो 40% क्योर रेट है। मीन्स हमने अभी सुना है कि ऑटिज्म को क्योर नहीं, लेकिन वो रिसर्च में पाया गया है कि 40% क्योर रेट बाय दिस गट माइक्रोबायोटा ट्रांसप्लांट से। तो उससे पता चला कि जो हमारे अंदर के गट माइक्रोबायोटा है तो वो बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं हमारी इम्यूनिटी, हमारे ब्रेन फंक्शंस को। और उसकी यदि संख्या कम हो गई तो उसके वजह से भी बहुत सारे अभी जो ब्रेन की बीमारी है, या फिर बहुत सारे रिसर्च में पता चला है कि ओबेसिटी रहेगा, डायबिटीज है, हार्ट डिजीज है, ब्रेन की डिजीज है, वो हमारे गट से के जो माइक्रोबायोटा वो डिस्टर्ब होने की वजह से हो गए। अभी ये गट के माइक्रोबायोटा क्यों डिस्टर्ब हो गए, तो उसके बहुत सारे रीजन है। फॉर एग्जाम्पल, बच्चा का जब डिलीवरी होता है, तो जो बच्चा मीन्स नॉर्मली वजाइनली डिलीवर होता है, उसका गट माइक्रोबायोटा जो माँ के जो बर्थ कैनल है उसमें जो माइक्रोबायोटा रहता है, लैक्टोबैसिलस, वो बच्चा के मुंह में जाता है और वो गट में एस्टेब्लिश होके उसका, उसके हिसाब से उसके फिर अलग अलग माइक्रोबायोटा तैयार होते हैं। ठीक है। लेकिन जो बच्चा सेजेरियन सेक्शन से डिलीवर होता है तो उसके जो माइक्रोबायोटा पाए गए वो अलग टाइप के, मीन स्ट्रेप्टोकोकस स्टैफिलोकोकस नाम के गट माइक्रोबायोटा उसके शरीर में जाते हैं, क्योंकि वो स्किन पे ऊपर रहते हैं। दूसरी चीज, जो बच्चा ब्रेस्ट फीडिंग करता है उसका गट माइक्रोबायोटा अलग रहता है। जो बच्चा टॉप फीडिंग में गाय का, भैंस का या डब्बे का दूध पीता है उसका गट माइक्रोबायोटा अलग रहता है। और बाद में ये जो फीडिंग पैटर्न्स रहते हैं कि जो बच्चा जो घर में बना हुआ चीजें खाता है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल, फ्रूट्स, स्प्राउटेड बीन्स, रूट्स, नट्स, तो उनका गट माइक्रोबायोटा अलग रहता है। और जो बाहर की चीजें रहती है, पैकेज फूड खाते हैं, उसका गट माइक्रोबायोटा अलग रहता है। तो ये जो गट माइक्रोबायोटा है उसका और ऑटिज्म का बहुत मीन्स क्लोज रिलेशनशिप है। तो ये गट माइक्रोबायोटा कैसे हम नॉर्मल करें कि जिससे जो माइक्रोबायोटा है वो अच्छे
न्यूरोट्रांसमीटर तैयार करें और ब्रेन के लिए जो आवश्यक है न्यूरोट्रांसमीटर वो अच्छी तरह से तैयार करें। तो उसके लिए जो डाइट है, तो मैंने आपको बताया कि वो गट माइक्रोबायोटा को ओलिगोसैकेराइड्स बहुत अच्छे लगते हैं, फाइबर्स बहुत अच्छे लगते हैं। तो जितना फाइबर्स अपने डाइट में ज़्यादा है, वो वो गट माइक्रोबायोटा बढ़ाने के लिए काम आएगा, और नॉर्मल जो गट माइक्रोबायोटा रहते हैं वो ज़्यादा बढ़ेंगे। तो उसमें उसके लिए आपको बहुत सारी ग्रीन लीफी वेजिटेबल, फ्रूट्स, रूट्स, नट्स, सीरियल, पल्सेस, ये सब चीज़ें खानी चाहिए। और मैंने जो चीज़ें अवॉइड करने को बोली कि शुगर है, मिल्क है, बाहर की चीज़ें हैं, ये अवॉइड किया, तो आप आपके जो पेट में जो गट माइक्रोबायोटा है उसको उसको मल्टीप्लाई करने के लिए अच्छे से आप एटमॉस्फेयर क्रिएट करेंगे। और यदि वो ज़्यादा बढ़ेंगे, वो ज़्यादा हेल्दी रहेंगे, तो ऑटिज्म के सिम्टम्स में बहुत सारा फर्क पड़ता है, और वो ऑटिज्म क्योर भी हो सकता है। तो मैंने आपको वो एक्सपेरिमेंट के माध्यम से तो बताया है। तो डाइट बहुत क्रुशियल रहता है। अभी कैसे रहता है कि ये बच्चों के टेस्ट प्रॉब्लम्स रहते हैं, उनमें डाइट इश्यूज बहुत रहते हैं। तो आप जो चेंजेस करेंगे वो सडनली ड्रास्टिकली मत कीजिए, स्लोली कीजिए, क्योंकि उसको इस मीठे खाने की या फिर दूध पीने की आदत रहेंगी, तो धीरे धीरे ओवर अ पीरियड ऑफ फ्यू वीक्स वो कम कीजिए। तो आप आपके बच्चे में बहुत ड्रास्टिक चेंजेस पाएंगे। तो फर्स्ट है डाइट। सेकेंड रहता है, ऐसे बच्चों में हमने पाया कि कुछ न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी रहती है, और यदि वो करेक्ट किए तो बहुत सारे उनके सिम्टम्स में फर्क आते हैं। उदाहरणार्थ, तो उसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स रहते हैं, किसी में विटामिन की, किसी में आयंस की कमी रहती है, किसी में मिनरल्स लाइक मैग्नीशियम की कमी रहती है। तो हम ऐसे बच्चों को विटामिन और कुछ माइक्रोन्यूट्रिएंट से वो सप्लीमेंट करते हैं। और मैंने पाया जाए कि उनमें बहुत सारा मीन्स ड्रामेटिक, बहुत सारे बच्चों में ड्रामेटिक इंप्रूवमेंट आ जाता है। उनकी हाइपर एक्टिविटी कम होती है, उनके आई कांटेक्ट बढ़ता है, थोड़ा उनका इंटरेक्शन बढ़ता है, समझने लगता है। तीसरे बहुत इंपॉर्टेंट और मेन पार्ट ऑफ ट्रीटमेंट रहता है, वो रहता है कि ऐसे बच्चों को मल्टी डिसिप्लिनरी मोड ऑफ थेरेपी देनी पड़ती है। तो हमने डाइट और न्यूट्रिशन के माध्यम से उसके ब्रेन का जो इन्फ्लेमेशन है वो करने की कोशिश की, उसके ब्रेन डेवलपमेंट के लिए अच्छे से एटमॉस्फेयर क्रिएट किया। तो फिर ऐसे बच्चे को हमको अभी ट्रेन करना पड़ता है कि जो जो उसमें डेफिशिएंसी है, मीन्स जो जो उनमें कमतरता है, कि आई कांटेक्ट कम है, लैंग्वेज कम है, सोशलाइजेशन कम है, तो वो दूसरे से कैसे इंटरेक्ट करे, अपनी जो नीड्स है दूसरे से कैसे शेयर करे। ओके। तो पहले नॉन वर्बली और फिर वर्बली। ओके। और वो कैसे हम उसको अपने बाकी के लोगों में इंटीग्रेट करें, तो उसके लिए हमको उसको ट्रेन करना पड़ता है। तो उसके लिए मीन्स यदि थेरेपी सेंटर रहा कि अंडर वन रूफ वहाँ सब थेरेपी है, तो ऐसे सेंटर में यदि एनरोल किया और थेरेपी शुरू की, वो भी बहुत अच्छी चीज़ है। तो ऐसे थेरेपी सेंटर में अलग अलग की थेरेपी दी जाती है, तो उसमें ऑक्यूपेशनल थेरेपी रहती है। तो मैंने आपको बताया कि ऐसे बच्चों को सेंसरी इश्यूज रहते हैं, तो सेंसरी इंटीग्रेशन नाम की थेरेपी देते हैं, कि जिसके थेरेपी मीन्स बहुत सारे उनमें प्ले रहता है, बहुत सारे उनमें इंस्ट्रूमेंट्स, बहुत सारी एक्टिविटीज, उसके माध्यम से उनमें जो सेंसेशन है, हाइपर सेंसिटिविटी है या किसी बच्चे में हाइपो सेंसिटिविटी है, वो करेक्ट करने की कोशिश की जाती है। दूसरा रहता है एबीए थेरेपी, मीन्स ये थेरेपी के माध्यम से बच्चों को किसी चीज सिखानी है, मीन्स उसको लैंग्वेज सिखानी है, डे टू डे एक्टिविटी सिखानी है, तो वो चीज एबीए थेरेपी के माध्यम से सिखाई जाती है। तो एबीए थेरेपी मीन्स क्या करते हैं कि उसमें बच्चों का कुछ चीजें सिखानी है, तो उसको पूरा सीखने में उनमें बहुत सारा प्रेशर आ जाता है। तो वो जो एक्टिविटी है उसको छोटे छोटे पार्ट में उसको डिवाइड किया जाता है, और फिर मीन्स सपोज एक एक्टिविटी है, उसमें 5 पार्ट डिवाइड किए जाते हैं। पहले एक पार्ट उसको डेवलप किया जाता है, वो उसमें सक्सेस हुआ तो दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा। ठीक है। तो फिर सपोज उसको आपको सिखाना है कि वो टेबल पे आके चेयर पे बैठे, अपने प्लेट में जो खाना है वो अपने हाथ से खाए। तो ये एक्टिविटी है, तो उसके लिए पहले उसको चेयर में बिठाना सिखाना है। फिर आपकी आपकी जो प्लेट है वो सामने रखने के लिए उसको सिखाना है। फिर उसको अपने हाथ से खाना कैसे उठाना है वो सिखाना है, फिर मुंह में डालने का है वो कैसे सिखाना है। तो जो एक्टिविटी उसको डिवाइड करते हैं, और जो एक्टिविटी सिखाते हैं तो वो उसको करके दिखाते हैं, फिर उसको सपोर्ट करके उससे की जाती है। और फिर अ, वो खुद करने के लिए हम उसको प्रोत्साहित करते हैं। और यदि उसने की, तो उसको फिर थोड़ा हम इंसेंटिव देते हैं, मीन्स उसको क्लैप करेंगे, उसको वेरी गुड बोलेंगे, उसको स्टार बोलेंगे, उसको कुछ टॉयज रहती है वो देते हैं। तो इसके माध्यम से उनको सब चीजें सिखानी पड़ती है। तो
एबीए थेरेपी आपको थेरेपिस्ट गाइड करेंगी, और उसके हिसाब से आप घर में भी उसको सब कुछ चीजें सिखा सकते हैं। फिर बाद में आता है कि स्पीच थेरेपी। स्पीच कैसे, लैंग्वेज अलग अलग स्टेजेस से जाना होता है। मीन्स आपका जो यदि एम रहा कि उसने बोलना चाहिए, तो वो इम्पोर्टेंट नहीं है। ओके, बोलना इज वन पार्ट ऑफ लैंग्वेज। लैंग्वेज इज किस आपके जो नीड्स रहती है, वो दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए, आपकी आइडियाज रहती है वो दूसरे कम्युनिकेट करने के लिए रहता है। और कम्युनिकेशन कैसा है कि पहले आपको दूसरे से कम्युनिकेट करने की इच्छा आनी चाहिए। ओके, फिर नॉन वर्बली कम्युनिकेट मीन्स आई टू आई कांटेक्ट है, फेशियल एक्सप्रेशन है, बॉडी लैंग्वेज है, उससे कम्युनिकेशन आता है। और फिर वर्ड्स आते हैं, उसको हम स्पीच बोलते हैं। तो हम कैसे स्पीच के पीछे बहुत भागते हैं, लेकिन लैंग्वेज जो रहती है मीन्स उसको इच्छा होनी चाहिए दूसरे से कम्युनिकेट करने की, या फिर नॉन वर्बली उसने कम्युनिकेट करना चाहिए, फिर वर्बल आएगा। तो उसके लिए ऑक्यूपेशनल थेरेपी, एबीए थेरेपी शुरू किया है। तो फिर बाद में स्पीच थेरेपी आता है कि जिसमें हम उसको स्पीच वो सिखाते हैं। और बाकी की कुछ बिहेवियरल मॉडिफिकेशन, क्योंकि ऐसे बच्चों में हाइपर एक्टिविटी रहती है, एडीएचडी या फिर टेम्पर टेंट्रम रहते हैं, तो उसको बिहेवियरल मॉडिफिकेशन थेरेपी सिखाते हैं। और फिर साइकोलॉजिस्ट रहेंगे तो वो रिमेडियल एजुकेशंस। तो ये सब जो थेरेपिस्ट रहते हैं एज अ टीम करके वो बच्चे के ऊपर काम करते हैं कि जिससे उसका उसका सोशलाइजेशन, उसका कम्युनिकेशन बढ़े और वो अपने एनवायरनमेंट में इंटीग्रेट हो जाए। लेकिन कैसा है कि थेरेपिस्ट के ऊपर आपको सब डाल के आप ऑटिज्म को ठीक नहीं कर सकते। सबसे बेस्ट थेरेपिस्ट पेरेंट्स होते हैं, स्पेशली मदर। यदि मदर ने ये थेरेपी सीख ली और वो घर में किया, कम से कम हर दिन 3 से 4 घंटे किया, तो ऐसे बच्चे में हमने पाया कि ड्रामेटिक इंप्रूवमेंट आता है। तो सिर्फ थेरेपिस्ट के ऊपर, थेरेपिस्ट आपको वो थेरेपी करेंगे, आपको गाइड करेंगे, लेकिन मेन इंपॉर्टेंट है कि मदर ने वो सीख के घर में 3 से 4 घंटा हर दिन करना चाहिए। और यदि ऐसा किया तो ड्रामेटिक इंप्रूवमेंट हो जाता है। तो घर में आप क्या क्या कर सकते हैं आपके बच्चों के साथ? तो घर में आप बच्चे का जितना ज्यादा कम्युनिकेशन कर सकते हैं बच्चे के साथ, जितने ज्यादा बातें कर सकते हैं वो ज्यादा बातें आप करना चाहिए। और फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इंपॉर्टेंट, जहाँ वन वे कम्युनिकेशन रहता है वो बंद करना चाहिए। मीन्स टीवी और मोबाइल कंप्लीटली बंद करना चाहिए। और बच्चों को कम्युनिकेशन और लैंग्वेज कैसे बढ़ाने का, तो पहला रहता है सेल्फ टॉक। सेल्फ टॉक मीन्स क्या, यदि आप जो कर रहे हैं तो उसको आपके चाइल्ड को बताते रहने का। मीन्स जो जो चीजें कर रहे हैं, सपोज आप किचन में हैं तो आप कुछ चीजें बना रहे हैं, तो आप उसको वो बताने का कि मैं आपके लिए पोहा बना रही हूँ, अभी मैंने गैस के ऊपर पैन रखा है, उसमें मैं तेल डाल रही हूँ। सो जो चीजें कर रही है उसको बारे में बताते रहने का, उसको समझे ना समझे लेकिन उसको बताते रहने का, उसके ब्रेन में वो शब्द जाने चाहिए। तो उसको बोलते सेल्फ टॉक। दूसरी चीज है पैरेलल टॉक। मीन्स बच्चा जो करता है तो वो कमेंट्री करने की, जैसे क्रिकेट में हम देखते हैं ना कि क्रिकेट चल रहा है तो बॉलर ने बॉल डाला है, बैट्समैन ने मिड विकेट में मारा है। तो बच्चा जो करता है कि सपोज अर्नव है तो अर्नव बॉल के साथ खेल रहा है, बॉल पीला कलर का है, अभी अर्नव ने बॉल उठा के फेंका है, तो बच्चा जो कर रहा है तो उसकी कमेंट्री करने के, उसको बोलते हैं पैरेलल टॉक। थर्ड रहता है आस्क एंड वेट। मीन्स बच्चों को कुछ क्वेश्चन पूछने के और फिर थोड़ा वेट करने का आंसर के लिए। ओके, उसको बोलते हैं कि आस्क एंड वेट। फोर्थ रहता है मॉडलिंग। मॉडलिंग मीन्स मीन्स आप करने का और फिर उसको बोलने का वो चीजें करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल आप कोई आपके घर में आए तो हम उसको बोलेंगे कि गुड मॉर्निंग, और फिर उसकी तरफ देख के बोलेंगे कि अर्नव से गुड मॉर्निंग। तो उसको बोलते हैं मॉडलिंग। और नेक्स्ट रहता है कि एक्सपांशन। मीन्स यदि बच्चे ने एक शब्द बोला, फॉर एग्जाम्पल बॉल, तो फिर उसको हम ज्यादा कि अर्नव को बॉल चाहिए। ओके, तो वो वर्ड को ज्यादा एक्सपांशन करने का, ज्यादा वर्ड उसके साथ जोड़ने का। और नेक्स्ट रहता है रिकास्टिंग। मीन्स बच्चे ने कुछ गलत बोला तो फिर उसमें थोड़ी सुधार करके उसको फिर से बोलने का और बोलने के लिए प्रवृत्त करने का। तो इसके हिसाब से बच्चे के साथ कम्युनिकेट करना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इज स्टोरी टेलिंग। तो स्टोरी टेलिंग इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आप आपके घर में जो पिक्चर रहता है, जो स्टोरी बुक में अलग अलग एनिमल्स है, फॉर एग्जांपल मंकी है, तो फिर आपको मंकी उसको दिखाना है। फिर ये मंकी है, उसके बॉडी पार्ट्स हैं, फिर मंकी के बारे में स्टोरी जो रहती है पिक्चर्स में कि फॉर एग्जांपल मंकी पेड़ में रहता है, पेड़ के ऊपर रहता है, वो फल खाता है, ठीक है, फिर एक पेड़ से दूसरे तरफ कूदता रहता है। तो
जो स्टोरी बुक्स रहती है, जो शॉर्ट में पिक्चर के साथ है, तो उसके साथ उसको स्टोरी एक्शन के साथ इमोशंस के साथ उसको बतानी चाहिए। ओके। और हर एक एनिमल से हर एक चीज है उसके बारे में उसको स्टोरी बतानी चाहिए। नेक्स्ट चीज रहती है कि आजू बाजू की जो चीजें है उसके बारे में उसको डिस्कस करना है, उसके बारे में बताते रहना है, उसके साथ गाना गाना है, उसके साथ डांस करना है। ओके। और जो थेरेपिस्ट ने कुछ होमवर्क बताए तो वो होमवर्क उसके साथ करना है। Okay? तो जितना ज्यादा बच्चे के साथ आप कम्युनिकेट करेंगे उतना वो ज्यादा ये मीन्स उसका जो इम्प्रूवमेंट है वो होता रहेगा। और कुछ बच्चे ने किया अचीव, तो उसको अप्रिशिएट करना है, उसको मिस क्लैप करना है, उसको गुड बॉय बोलना है, उसको स्टार देना है या फिर टॉयज देना है। ओके। स्वीट्स या चॉकलेट या कैंडी ये देना थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। ठीक है? तो थेरेपी तो करना ही है, लेकिन घर में भी मदर ने खुद थेरेपिस्ट बन के पूरे तरफ बच्चे की तरफ कंसंट्रेट करना चाहिए। जितना ज्यादा उसके साथ आप बात करेंगे, उतना ज्यादा उसके साथ कम्युनिकेट करेंगे, उतना अच्छा। फिर बच्चों को बाहर लेके जाना है, गार्डन में लेके जाना है, उसको गार्डन में खेलने देना है, उसको दूसरे बच्चे के साथ मिक्स होने देना है, उसको फिर बाद में प्ले ग्रुप में डालना है। जब उसका इंटरेक्शन बढ़े, उसको पता चले, तो फिर प्ले ग्रुप में डालना है। तो जितना ज्यादा उसका इंटरेक्शन बढ़े दूसरों से, उतना ज्यादा वो उसके लिए अच्छी बात है। ठीक है। तो उसका डाइट हमने देखा, उसका हमने कुछ विटामिन रहते सप्लीमेंटेशंस, और थर्ड रहता है थेरेपी। और चौथा कंपोनेंट रहता है कि जो एसोसिएटेड ऐसे बच्चों में कुछ तकलीफ रहती है, किसी बच्चों में बहुत सारी इरिटेबिलिटी रहती है, तो बहुत इरिटेबल है, बहुत हाइपर एक्टिव है, एक ही जगह बैठता नहीं, तो वो हाइपर एक्टिविटी कम करने के लिए फिर डॉक्टर मेडिसिन देते हैं। किसी बच्चों को स्लीप प्रॉब्लम रहती है, सोते नहीं है, तो फिर हम उसको स्लीप की कुछ मेडिसिन, नॉर्मल स्लीप आने के लिए मेलेटोनिन नाम की जिसका साइड इफेक्ट नहीं रहता वो देते हैं। किसी के बच्चे को गट इश्यूज रहते हैं, कॉन्स्टिपेशंस, तो वो हम ट्रीट करने की कोशिश करते हैं। किसी बच्चे को झटके आते हैं, तो हम उसके लिए इन्वेस्टिगेट करके उसको वो मेडिसिन देते हैं। तो एसोसिएटेड जो सिम्टम्स रहते हैं हम उसकी भी ट्रीटमेंट करते हैं। तो फ्रेंड्स, यदि ऐसे बच्चों का यदि ट्रीटमेंट किया और जल्दी से जल्दी किया, क्योंकि मैंने आपको बताया कि पहले जो ब्रेन रहता है इनिशियल ईयर्स में तो प्लास्टिक रहता है, मोल्ड कर सकते हैं उसको। तो यदि उस समय आपने जल्दी ट्रीटमेंट शुरू किया, तो ऐसे बच्चे बहुत सारे मैंने देखे कि ऑटिज्म का डायग्नोसिस उनका निकल जाता है। उनकी सिवेरिटी यदि ज़्यादा रहती तो वो कम होती है। ओके। और वो मेन स्ट्रीम में आते हैं, बहुत सारे बच्चे स्कूल में जाते हैं, पढ़ाई करते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, यदि आपका जो एटीट्यूड है यदि पॉजिटिव रहे, यदि आप उसको अर्ली डायग्नोस करें, आप उसकी ट्रीटमेंट अपने हाथ में ले, ओके, और ये जो स्टेप मैंने बताया यदि ये फॉलो करें, तो आप अपने बच्चों की लाइफ में पूरा सी चेंज ला सकते हैं, कंप्लीटली उसकी लाइफ बदल सकते हैं। तो मैं यूजुअली एक स्टोरी पेरेंट्स को शेयर करता हूँ कि अल्बर्ट आइंस्टाइन था। तो जब वो मीन्स बूढ़ा हुआ, तो जब शिफ्टिंग करा था तो उसको एक लेटर मिला, तो वो लेटर जो पढ़ते पढ़ते वो रोने लगा। तो लेटर क्या था कि जब अल्बर्ट आइंस्टाइन स्कूल में था तो उसके प्रिंसिपल ने उसको वो लेटर दिया था उसकी मदर के लिए। तो जब मदर ने वो लेटर पढ़ा तो मदर ने अल्बर्ट आइंस्टाइन ने मदर को बोला कि क्या लिखा है मेरे टीचर्स ने। तो मदर ने बोला कि बेटा, प्रिंसिपल ने लिखा है कि आपका बेटा इतना इंटेलिजेंट है, इतना स्मार्ट है कि उसको पढ़ाने लायक टीचर्स हमारे स्कूल में नहीं है, इसलिए आप उसको और अच्छे स्कूल में उसको ट्रांसफर कीजिए। ठीक है। तो जब वो मीन्स बड़ा हुआ पढ़ रहा था, ओके, तो वो लेटर में एक्चुअली लिखा था कि आपका बच्चा बहुत ही स्लो है, उसका कुछ नहीं हो सकता है, ऐसे बच्चों को हम हमारे स्कूल में नहीं रखते, आप उसको ये स्कूल से निकाल के लेके जाओ। लेकिन मदर अल्बर्ट आइंस्टाइन को क्या बोलती है कि मेरा बच्चा बहुत इंटेलिजेंट है, मेरा बच्चा बहुत स्मार्ट है। तो उसका मेन जो एटीट्यूड रहता है वो पॉजिटिव रहता है, और वो पॉजिटिव एटीट्यूड वो बच्चे में रिफ्लेक्ट हो जाता है। और आप पता है कि अल्बर्ट आइंस्टाइन इज वन ऑफ द जीनियस साइंटिस्ट द वर्ल्ड एवर हैड। तो अल्बर्ट आइंस्टाइन ऐसे माना जाता है कि उसमें भी स्पीच प्रॉब्लम्स थे, उसमें भी कुछ ऑटिज्म के लक्षण थे। ओके। जो जो बड़े लोग हो गए मीन्स ऑटिज्म इज नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। ओके। ऑटिज्म
ये जो बच्चे रहते हैं, तो ये कुछ ऐसा बीमारी नहीं है, दे हैव सम इश्यूज, कि वो दूसरे से कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं, वो दूसरे माध्यम से कर पाते हैं। ओके, तो हमको उनको अंडरस्टैंड करना है, उनकी जो कमी है उनको थोड़ा दूर करना है। ओके, उनको ज्यादा कंट्रोल नहीं करना है, उनको सपोर्ट करना है, उनको केयर, उनको लव करना है, और उनकी जो स्ट्रेंथ है उनको हमको बढ़ाना है। तो रिसर्च में पाया गया है कि 30% ऑफ द ऑटिस्टिक चिल्ड्रंस हैव आर सेवेंट। सेवेंट मीन्स दे हैव एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एबिलिटी, कुछ पर्टिकुलर चीजें में उनकी बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एबिलिटी रहती है। कुछ बच्चे सॉफ्टवेयर, कुछ बच्चे कोडिंग, कुछ बच्चे पेंटिंग, कुछ बच्चे सिंगिंग, कुछ बच्चे मैथमेटिक्स, उसमें जीनियस रहते हैं। ऐसा कहा जाता है कि न्यूटन में ऑटिस्टिक फीचर्स थे। ओके, बड़े बड़े जो माइकल एंजेलो रहा, वो भी ऑटिस्टिक था। ओके, ऐसा भी कहा जाता है कि बिल गेट्स ला, इलॉन मस्क जो वर्ल्ड के रिचेस्ट आदमी है, उनमें भी कुछ ऑटिस्टिक फीचर्स है। तो ऐसा ऑटिज्म डायग्नोस हुआ तो इट्स नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। ऐसे बच्चों में कुछ ना कुछ स्ट्रेंथ रहती है, वो आपको फाइंड आउट करना है, और उसको आपको मीन्स ग्रूम करना है, उसको आपको ज्यादा से ज्यादा अच्छा एटमॉस्फेयर देके उसको बढ़ाना है, कि जिससे वो अपने पैर पे खड़े रहे। क्योंकि कितने सारे अभी ऑटिज्म के बच्चे के आप यूट्यूब में वीडियो देखेंगे, टेड टॉक देखेंगे, वो कुछ मीन्स पीएचडी किए, कुछ डॉक्टर्स बने, कुछ इंजीनियर्स बने, कुछ साइंटिस्ट है, और हर एक फील्ड में वो सक्सेस के जो हाइट है, इट्स अ पिनिकल ऑफ सक्सेस, वहां तक पहुंचे हैं। तो आपको भगवान ने कुछ चैलेंज दिया है, और आपको इसलिए सिलेक्ट किया है कि आप में कुछ तो क्षमता है, आप में कुछ तो अलग चीजें हैं, आप जो हार्डशिप है उसको फेस कर सकते हैं, और उसको आप ओवरकम करके आपके बच्चों को नई जिंदगी दे सकते हैं। इसलिए भगवान ने आपको उसकी परवरिश के लिए कुछ बड़ा टास्क दिया है। यदि ये एटीट्यूड आपने रखा कि भगवान ने मेरे को एक स्पेशल टास्क के लिए सिलेक्ट किया एज अ पेरेंट्स, तो आप उसका अच्छे से आप उसे उसका अच्छे से देखभाल कर सकते हैं। यदि आपने निगेटिव एटीट्यूड रखा कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, दूसरे के साथ क्यों नहीं हुआ, ओके, मेरे साथ ही क्यों, यदि ऐसा एटीट्यूड रहा तो फिर, नेगेटिव एटीट्यूड रहा तो फिर आप भी डिप्रेशन में जाएंगे और उसका भी नुकसान हो जाएगा। लेकिन यदि पॉजिटिव एटीट्यूड रहा कि आई विल डू वॉट एवर इज पॉसिबल टू चेंज माई चाइल्ड्स लाइफ एंड ही विल बिकम नॉर्मल, ओके, तो आपका बच्चा जरूर नॉर्मल होएगा। ओके, तो पॉजिटिव एटीट्यूड, ओके, परसिवरेंस, नई नई चीजें सीख के डॉक्टर के साथ डिस्कस करके वो इम्प्लीमेंट करना, बच्चे से ज्यादा कम्युनिकेट करना, उससे उसका जो एनवायरनमेंट है उसके लिए सूटेबल बनाना। यदि आप ये चीजें करेंगे, ओके, तो आपका बच्चा जरूर नॉर्मल हो जाएगा। ओके, तो डियर फ्रेंड्स, ये वीडियो में हमने देखा कि ऑटिज्म के ट्रीटमेंट, फर्स्ट हम उसका डाइट पे ध्यान देते हैं, उनको कुछ न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स देते हैं, और जो थेरेपी रहती है मल्टी डिसिप्लिनरी, इसमें ऑक्यूपेशनल थेरेपी, सेंसरी इंटीग्रेशन, एबीए, स्पीच थेरेपी है, रिमेडियल एजुकेशन रहा है, स्पेशल एजुकेशन, बिहेवियर मॉडिफिकेशन थेरेपी है। तो ये थेरेपी शुरू कर सकते हैं। मदर और फादर ये बेस्ट थेरेपिस्ट होते हैं, और यदि आप उससे घर में ज़्यादा से ज़्यादा कम्युनिकेट करें, तो आप आपके बच्चों को बहुत नॉर्मल जिंदगी दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा, लाइक करिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आपको ये वीडियो कैसा लगा, कौन से टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए, आपके आपके जो एक्सपीरियंस रहेंगे आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। और ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।